तो पार्ट 12 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। डॉक्टर्स के रेगुलर चेकअप्स एंड ऑब्जर्वेशन से मीका का फीवर धीरे धीरे कम होने लगता है। तो वहीं दूसरी ओर कैप्टन स्मगलर को पकड़ने के लिए उसकी वाइफ का पीछा करते हैं जो उनके बच्चे को डॉक्टर को दिखाने के लिए आई थी। तो वो स्मगलर उनसे मिलने के लिए हेलमेट लगा कर आता है मगर कैप्टन एंड टीम उसे पकड़ लेते हैं। तो वहीं इधर मीका को शाम तक डिस्चार्ज मिल जाता है क्योंकि उसका फीवर भी उतर गया था और वो अब ठीक थी। तो रुवान उसे पिक करने आती है तो वो मीका के साथ ही घर आती है उसका ध्यान रखने के लिए। तो मीका डिनर करके सो जाती है। तो वहीं कैप्टन भी रात को घर वापस आ जाता है। तो रुवान उसे मीका के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ बताती है और उसका ध्यान रखने के लिए कहकर वो घर चली जाती है। तो कैप्टन मीका को चेक करने आता है मगर वो आराम से सो चुकी थी इसीलिए उसे डिस्टर्ब नहीं करता। तो वहीं अगली सुबह उठकर वो उसे हक करता है उससे माफी मांगता है कि मीका की उस हालत में वो उसके साथ नहीं रह पाया। तो मीका उसे सब कुछ बताती है कि वो बहुत घबरा भी गई थी मगर कैप्टन की वजह से उसे हिम्मत मिली। तो कैप्टन उसके अच्छे से ख्याल रखने लग जाता है जिसके बाद साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए उसे बाहर ले जाता है। तो वहीं दूसरी ओर वेनबो भी रुवान के साथ मस्त घूमने के लिए चला जाता है जहाँ दोनों एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन इधर कैप्टन मीका को लेवेंडर गार्डन दिखाने ले जा रहा था पर इस बार भी उसका ये प्लान फेल हो गया क्योंकि उसे फिर से चीफ का कॉल आ गया था। अब मीका तो बहुत अंडरस्टैंडिंग थी ही इसीलिए वो उसे उसका काम करने जाने के लिए कहती है। तो अब कैप्टन गया इसलिए वेनबो को भी जाना पड़ा। तो इसीलिए दोनों गर्ल्स मस्त बैठकर पार्टी शार्टी करती है जिस वजह से वो दोनों वेनबो और कैप्टन के मैसेजेस का या फिर कॉल्स का रिप्लाई नहीं कर पाती क्योंकि वो दोनों तो टल्ली होकर सोए पड़े थे। लेकिन इधर वेनबो ने तो रुवान को प्रपोज करने का डिसाइड कर लिया था जिस वजह से वो कैप्टन को उसके साथ डायमंड रिंग चूज करने के लिए चलने के लिए कहता है। तो दोनों पहुंच जाते हैं डायमंड रिंग खरीदने के लिए जहाँ पर वेनबो तो कंफ्यूज हो गया था कि रुवान को किस तरह की डिजाइन की रिंग पसंद आएगी इसीलिए वो तो सारी रिंग्स कैप्टन की उंगलियों में पहना कर चेक करने लगा था कि कौन सा ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो वहीं दूसरी ओर मीका का सिलेक्शन हो गया था एलन मेडिकल सेंटर में जहाँ उसे 2 साल के लिए फर्दर स्टडीज के लिए जाना पड़ेगा। अब वो इस न्यूज से खुश भी थी और सैड भी थी क्योंकि उसे कैप्टन से 2 साल के लिए अलग होना पड़ेगा। तो इधर वेनबो को एक रिंग पसंद आ जाता है तो वो कैप्टन से उस रिंग की फोटोज मीका को भेजने के लिए कहता है ताकि इस रिंग के बारे में मीका से कुछ एडवाइस ले सके। अब कैप्टन ने उसे फोटो भेजकर पूछा था कि उसे कौन सा वाला पसंद है जो देख मीका को लगा कि शायद कैप्टन उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। अब ये देखकर वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है उसके 2 साल के लिए अब्रॉड फर्दर स्टडीज के लिए जाने को लेकर। तो अब वो सैड थी कैप्टन के बारे में सोचकर क्योंकि वहाँ पर जाना मीका के लिए एक तरह से सपना ही था जो सच हो चुका था मगर टाइमिंग सही नहीं थी। अब इधर कैप्टन ने भी डिसाइड कर लिया था मीका को प्रपोज करने का जिस बारे में वो अपने सिस्टर से बात भी करता है। तो वहीं इधर मीका अभी भी सैड थी कि कैप्टन को वो इस बारे में कैसे बताए। तो डॉक्टर शाह से अच्छे से समझाते हैं कि उसे इस बारे में कैप्टन से अच्छे से बात कर लेनी चाहिए लेकिन मीका अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई थी। लेकिन इधर डॉक्टर शाह और याओ का पैचअप हो गया था और दोनों ने साथ में रहने का डिसाइड किया था। तो डॉक्टर शाह याओ को मीका के एलन मेडिकल सेंटर में सिलेक्शन की बात बताता है जो सुन याओ तो शॉक्ड होती है क्योंकि वो उन दोनों के फ्यूचर के बारे में सोचकर परेशान थी क्योंकि इसी पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाने के चक्कर में ही इन दोनों का भी ब्रेकअप हुआ था। तो वहीं इधर वेनबो रुवान को शादी के लिए प्रपोज कर देता है जिससे रुवान तो बहुत ही हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेती है। तो दूसरी ओर याओ कैप्टन को फोन करके बुलाती है और उसे मीका के एलन मेडिकल सेंटर में सिलेक्शन की बात बताती है। अब यहाँ तो उसे अच्छे से समझाती है कि उसे इस बारे में मीका के साथ मिलकर बहुत ही सोच समझकर फैसला लेना होगा क्योंकि उसे स्टडी के लिए 2 साल के लिए अब्रॉड जाना पड़ेगा। अब कैप्टन भी उससे दूर जाना तो नहीं चाहता था मगर उसे मीका की ड्रीम की भी फिक्र थी इसीलिए वो मीका से फेस टू फेस अभी बात नहीं कर पाता। सो वो बाहर चला आता है मगर इधर मीका को स्टोर रूम चेक करने पर पता चलता है कि वो रूम तो असल में कैप्टन का रूम था जहाँ पर उसे वो रिंग भी मिल जाती है जिसे देखकर कैप्टन उसे प्रपोज करने वाला था मगर उसे लगा कि शायद ये वेनवो वाली रिंग है। लेकिन तभी उसे रुवान का कॉल आता है जो उसे खुशखबरी सुनाती है और उसे अपनी हाथों की डायमंड रिंग दिखाकर बताती है कि वेनवो ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। अब वो रुवान के लिए खुश तो थी मगर वो कंफर्म भी हो जाती है कि ये वाली रिंग कैप्टन उसे देकर प्रपोज करने वाला था जिससे वो तो और इमोशनल हो जाती है और कैप्टन को ढूंढने के लिए बाहर आती है जहाँ उसे यहाँ से पता चलता है कि वो तो अभी तुमसे ही बात करने के लिए तुम्हारे अपार्टमेंट गया। अब कैप्टन तो अंदर नहीं गया था इसलिए मीका उसे ढूंढने के लिए बाहर चली आती है जहाँ घर के नीचे उसे कैप्टन मिलता है। तो वो उसके गले लगकर कहती है कि वो अब्रॉड नहीं जाएगी मगर कैप्टन उसे अच्छे से समझाता है और उसे अपना ड्रीम फॉलो करने के लिए मोटिवेट करता है। अब कैप्टन सैड तो था मगर वो मीका के लिए अपने फेस पर सैडनेस को नहीं दिखाता। तो मीका उसे रिंग के बारे में पूछती है तो कैप्टन उसे बताता है कि वो उसे सरप्राइज देने वाला था मगर कैप्टन ने ये प्लान ड्रॉप कर दिया था क्योंकि इससे मीका इमोशनल होकर फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड नहीं जाती। तो मीका उसे पिंकी प्रॉमिस लेती है कि 2 साल बाद जब वो वापस आएगी तो उसे कैप्टन की ओर से फॉर्मल प्रपोजल सेरेमनी चाहिए। तो कैप्टन उसे प्रॉमिस करता है। तो अब वेनबो और रुवान की शादी होने वाली थी जहाँ मीका दुल्हन को तैयार कर रही थी। कैप्टन और वेनबो भागते हुए उनके पास पहुँचते हैं जहाँ पर मीका भी कैप्टन को वेडिंग ड्रेस में सरप्राइज देती है। तो उसे देखकर कैप्टन उसे प्रपोजल रिंग की चेन बनाकर उसे पहना देता है और कहता है कि तुम अब्रॉड जा सकती हो मगर मेरी वाइफ बन के जाना होगा। तो वहीं इधर वेनबो और रुवान की शादी हो जाती है इससे सभी लोग उनके लिए बहुत खुश होते हैं। जितने भी दिन मीका के यहाँ पर बचे थे वो कैप्टन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। फिर वो अब्रॉड चली जाती है और कैप्टन भी लग जाता है अपनी ट्रेनिंग कराने में। अब टाइम मिलने पर दोनों वीडियो कॉल्स पर बातें किया करते हैं। बाकी टाइम मीका अपनी पढ़ाई में बिजी और इधर कैप्टन अपनी टीम के साथ मिशन और ट्रेनिंग में बिजी। तो वहीं हमारी ऑफिशियली मैरिड कपल भी बहुत खुश होते हैं। वहीं तीसरी कपल डॉक्टर शाह और याओ तो साथ में रहने ही लगे थे। तो इसी तरह देखते देखते 2 साल बीत जाते हैं। मीका वापस आ जाती है लेकिन वो कैप्टन को इस बारे में नहीं बताती। अब उसके साथ साथ यानशान भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वापस आ गई थी। तो अब
मीका कैप्टन को सरप्राइज देने के लिए एक बस में उठती है, जहाँ पर वो एक सीट में बैठने जाती है जिसमें एक बैग रखा हुआ था, मगर जिसका बैग था वो बैग हटाने से मना कर देता है। तो मीका को पीछे जाकर बैठना पड़ता है, मगर उसे पता नहीं था कि इस बस में बहुत सारे क्रिमिनल्स बैठे हुए थे। वहीं उनके पीछे पुलिस भी पड़ी हुई थी। इवन बस में भी कुछ अंडरकवर पुलिस वाले थे जो उन्हें पकड़ने के लिए आए थे। और तो और मीका जिस बंदे के बगल में बैठती है वो तो उन क्रिमिनल्स का लीडर था, मगर मीका उसे भला आदमी समझकर उसके साथ बातें करने लग जाती है। वहीं उसे अपने बारे में भी बता देती है कि वो एक डॉक्टर है। लेकिन तभी वो एक दूसरे बंदे को बैग उठाकर जाते हुए देखती है, जहाँ पर वो थोड़ी देर पहले बैठना चाहती थी, मगर उस बैग वाले ने उसे बैठने नहीं दिया। तो वो जोर जोर चिल्लाने लगती है और उस बंदे से बात करने ही चली जाती है। अब बैग जिस बंदे के साथ पहले था और जो लेकर जा रहा था वो भी क्रिमिनल ही था, और ये सब उनकी ड्रग डीलिंग चल रही थी। तो अब मीका के हल्ला गुल्ला करने पर बस भी रुक गई थी। अब मीका उस बैग ले जाने वाले बंदे के पास गन देख लेती है, तो वहीं दूसरे लोग भी देख लेते हैं, तो वो लोग चिल्लाने लग जाते हैं, जिससे सारे क्रिमिनल्स अपने अपने गन्स निकाल कर उन्हें चुप रहने के लिए कहते हैं और ड्राइवर को गाड़ी भगाने के लिए कह देते हैं। तो बस के अंदर रहने वाले पुलिस वाले उन क्रिमिनल से फाइट करने लग जाते हैं, जिस चक्कर में गोलियां भी चलने लग जाती है। ड्राइवर बस रुकाकर निकल लेता है, तो वहीं उन्हें फॉलो करने वाली पुलिस के साथ उनकी शूट आउट हो जाती है, और इस शूट आउट की वजह से उस गैंग लीडर के भाई को गोली लग जाती है। अब उन क्रिमिनल्स ने सभी को होस्टेज बना लिया था और सिचुएशन भी बिगड़ने लगी थी। तो पुलिस वाले स्वाट टीम को यहाँ पर हेल्प के लिए बुला लेते हैं। वहीं इधर मीका गोली लगे हुए बंदे को ट्रीट करने में लगी हुई थी, क्योंकि आखिरकार वो एक डॉक्टर है और सबकी जान बचाना ही उसका काम है। तो मीका उसकी ब्लीडिंग तो रोक लेती है, मगर इस गोली को निकालने के लिए अभी इन्हें सर्जरी करनी पड़ेगी, जो यहाँ पर बिना मेडिकल इक्विपमेंट्स के पॉसिबल नहीं थी। इसीलिए वो लीडर को पुलिस वालों से बात करने के लिए कहती है कि मेडिकल इक्विपमेंट्स का इंतजाम किया जाए। तो मीका पुलिस चीफ के साथ बात करती है और उसे अपने बारे में बताकर सारी मेडिकल इक्विपमेंट्स भेजने के लिए कहती है। अब कैप्टन भी वहाँ पहुँच गया था। पुलिस चीफ से जैसे उसे पता चलता है कि बस के अंदर तो मीका है, तो वो डॉक्टर वाली ड्रेस पहनकर मेडिकल इक्विपमेंट्स लेकर बस की ओर चला आता है। तो वो बस के अंदर आ तो गया था, लेकिन अपना मास्क हटाने के बाद मीका और कैप्टन एक दूसरे को देखते ही रह गए थे, जो देखकर लीडर को थोड़ा डाउट होता है। तो वो कैप्टन के बारे में पूछताछ करने लगता है। इवन वो एक डॉक्टर है या फिर कोई पुलिस वाला, ये चेक करने के लिए वो उसे मेडिकल इक्विपमेंट्स का नाम पूछने लग जाता है। लेकिन कैप्टन ने यहाँ आने से पहले ही सारे इक्विपमेंट्स के नाम याद कर लिए थे, पर फिर भी एक जगह वो फंस जाता है। लेकिन मीका उसे कवर कर लेती है कि क्या करके अभी उसके भाई की सर्जरी करनी होगी, वरना इसकी जान भी जा सकती है। तो वो लोग सर्जरी करने ही लगे थे। तभी मीका को एक आइडिया आता है, उसे यहाँ की भीड़ की वजह से सर्जरी में डिस्टर्बेंस हो रही है, स्पेशली रोते हुए बच्चों की वजह से, इसीलिए वो उन्हें छोड़ने के लिए कहती है, तभी वो ठीक से ऑपरेशन कर पाएगी। जिसके लिए लीडर मान जाता है। तो वो बच्चों के साथ साथ भीड़ कम करने के लिए आधे लोगों को बाहर छोड़ देता है। लेकिन ऑपरेशन के दौरान कैप्टन से स्कैल्पल देने में गलती हो जाती है, इससे लीडर को उसमें गड़बड़ लगता है। तभी वो मीका का फोन चेक करता है, जिसमें मीका और कैप्टन की साथ वाली फोटो थी। तो वो मीका से फोन अनलॉक करवाता है और फिर उसके फोटो से पता चल जाता है कि कैप्टन तो असल में एक सोल्जर है, जिससे उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। तो लीडर पुलिस चीफ को कॉल करके उसे धमकाता है और फिर उनके यहाँ से सेफली निकलने के लिए कार्स की डिमांड करता है, जिसके बाद ही वो सभी को आजाद करेगा। तो पुलिस चीफ उनके लिए कार्स तो मंगा लेती है, लेकिन क्रिमिनल्स के वहाँ से निकलने के टाइम लीडर का ध्यान भटकने पर कैप्टन अपनी होशियारी से अपने हाथ खोलकर उन सभी से फाइट करने लग जाता है, जो एक दूसरे सोल्जर्स भी उसकी हेल्प करने आ जाते हैं। जहाँ पर बाकी सभी को तो वो लोग पकड़ लेते हैं, मगर गैंग लीडर मीका को बस के अंदर गन पॉइंट पर ले आता है, जहाँ कैप्टन उसके साथ फाइट करता है, मगर मीका को बचाने के चक्कर में कैप्टन को चाकू लग जाता है। मगर गैंग लीडर के और वार करने से पहले ही मीका पास पड़ा गन उठाकर उसके हाथ में शूट कर देती है। इसके बाद जल्दी से वो कैप्टन की ब्लीडिंग रोकने लगती है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैप्टन अब रिकवर हो चुका था, जिससे मीका काफी खुश होती है। तो वहीं डॉक्टर शाओ भी याओ को प्रपोज करते हैं और याओ तो कब से इसके लिए तैयार थी ही। वहीं अब यान चान भी वापस आ चुकी थी, तो चन के साथ उसकी बात बनी रही थी, जिसके कुछ दिनों बाद कैप्टन मीका को सरप्राइज देने के लिए उनकी ट्रेनिंग बेस ले जाता है, जहाँ पर दोनों अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करते हैं। तो वहीं कैप्टन मीका को हाइट से उतरने की ट्रेनिंग वाली बिल्डिंग के ऊपर ले जाता है, जहाँ वो मीका के साथ बहुत देर तक बातें करता है, क्योंकि बिल्डिंग के नीचे कुछ तो तैयारी चल रही थी, जो कैप्टन का सरप्राइज प्लानिंग था। तो कुछ देर बाद वो मीका को बिल्डिंग से नीचे देखने के लिए कहता है, जिसके नीचे लिखा हुआ था डॉक्टर मीका प्लीज मैरी मी, जो देख मीका बहुत इमोशनली खुश होती है। तो वहीं इधर कैप्टन रिंग निकालकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसे मीका एक्सेप्ट कर लेती है, उसे आकर किस करती है। और एक छोटे से फ्लैशबैक के जरिए हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन और मीका के बिल्डिंग के ऊपर जाने के बाद वहाँ पर रोआन वैन बोर्स के साथ उसके फेलो सोल्जर्स आए हुए थे, जिन्होंने नीचे वो सब तैयार किया था। तो वो दोनों नीचे आते हैं, सभी को अपनी शादी की खुशखबरी देते हैं, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस कहानी का भी एंड हो जाता है। तो ये सीरीज कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि ऐसे ही प्यारी प्यारी लव स्टोरीज आपको देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और क्यूट रोमांटिक लव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।